नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी और यह पीटी स्पेशल यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष है। और यह लेक्चर जो है बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है, जिसके अंतर्गत वर्ड ज्योग्राफी का हम इस लेक्चर में देख रहे हैं। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 यानी कहने का सही हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के लिए, इसके अलावा यूपीपीएससी अधीनस्थ चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पीट 2025 के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए। इसमें देखें तो इंडेक्स का पूर्वावलोकन एक दृष्टिकोण से कर लेते हैं। तो इसमें देखें वर्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए हैं, इसमें देखें तो महत्वपूर्ण रूप से 11 टॉपिक हैं। इसमें जो प्रथम 3 टॉपिक हैं यानी मूलभूत जानकारी, वर्ड ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज, यूनिवर्स, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानों पर जो है महत्वपूर्ण जानकारी बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यानी इसमें 4 जो प्रथम टॉपिक हैं उस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा देखें माइंड मैप यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर जो है आधारित हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के संपूर्ण जो टॉपिक है उस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। इसके बाद आज का जो लेक्चर है वो 5वें टॉपिक पर आधारित है, भू संचलन है। इसके बाद जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए सारे टॉपिक महत्वपूर्ण लेक्चर बना इस चैनल पर अपलोड करते यानी किए जाएंगे। आप इस चैनल को लगातार देखते रहें, साथ ही में सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करते रहें। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत ये जो 10 महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए इस पर ही महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद ये PYQ यानी यूपीपीएससी पीटी में पूछे गए प्रश्न जो हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पेपर, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वर्ड ज्योग्राफी को इसमें शुरू करते हैं। तो इसमें देखें इसके जो पूर्व के लेक्चर जो बनाए जा चुके हैं महत्वपूर्ण टॉपिकों को, उसको एक बार देख लेते हैं पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल एक दृष्टिकोण से एक नज़र से आप इसको देखते रहें। तो विश्व भूगोल में देखें, भूगोल के विषय में मूलभूत जानकारी यानी ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। इसको आप एक नज़र दृष्टिकोण से यानी सरसरी निगाह से इसको एक बार देख लें इन नोट्स को, जो कि पूर्व के लेक्चर में इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो एक दृष्टिकोण इस पर आप डालते हुए संपूर्ण जो नोट्स है उसको देख सकते हैं कि इस पर आधारित महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप इसको एक सरसरी निगाह से इसको नोट्स को देख लें। ये सारी जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। आज का लेक्चर जो आधारित है उसको देखते हैं, यानी आज का लेक्चर जो आधारित होगा उसको यहाँ समझते हैं। यानी ये सारी जानकारी दी जा चुकी है, इसको आप देख सकते हैं। आज का लेक्चर यहाँ से आधारित है, भू संचलन इस पर आधारित है। तो इसको शुरू करने से पहले इस नोट्स को भी एक नज़र सरसरी निगाह से आप इसको देख सकते हैं। यानी ये सारी जानकारी जो आज के लेक्चर में दी जाने वाली है, तो इसको एक बार आप गहरी दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं। ये सारी जानकारी आज के लेक्चर में निहित होगी। इसके बाद का भू आकृति अभिविविधता होगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो आज का लेक्चर इस पर आधारित है। तो इसको चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें भू संचलन को देखते हैं। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अध्ययन से उसके अंदर तथा बाहर महान परिवर्तनों के उदाहरण मिलते हैं। वलय या फोल्ड्स को देखें, पृथ्वी के अंतर्गत बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटली चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, जिन्हें वलन कहते हैं। यानी वलन है यह, वलन यानी फोल्ड्स। तो हमने देखा कि वलन या फोल्ड्स क्या हैं। तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाना वलन कहलाता है। और होता क्यों ये, तो चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों होती है, तो इसके एक बल के अंतर्गत इस संचलन होता है। वलन के कारण ही पृथ्वी पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि वलन के कारण ही पृथ्वी पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। वलन के ऊपर उठे भाग को अपनति यानी एंटीक्लाइंस तथा नीचे धंसे भाग को अभिनति साइनक्लाइंस कहते हैं। अब यहाँ पर चर्चा जो वलित पर्वत की आई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा सोर्स से भी, क्योंकि जो वलित पर्वत है, पर्वत का अध्ययन करते समय हम उस पर विस्तार चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। तो स्थलाकृतियों के आधार निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक पर्वत होता है, एक पठार तथा मैदान होता है। इसमें वलित पर्वत को हम समझने जा रहे हैं।
या फोल्ड माउंटेन, यानी फोल्ड ही वलन है, तो फोल्ड माउंटेन इसको कहते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं, यानी लहरनुमा मोड़ बन जाते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियाँ, यानी अपनतियाँ का मतलब यही है, असंख्य यानी बलय के ऊपर उठे भाग अपनतियाँ, असंख्य इसमें अपनतियाँ होती हैं और साथ में अभिनतियाँ भी होती हैं, यानी जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अवनतियाँ होती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से हम यहाँ पर आए हैं। बलित पर्वत के एग्जाम्पल में हिमालय, यानी हिमालय द ग्रेट जो है, हिमालय भारत के उत्तर में है, जो कि इसका शीर्ष एक राजा की तरह जो शीर्ष का निर्माण करता है अपने राष्ट्र भारत का, सुंदर भारत का, वो हिमालय है। हिमालय बलित पर्वत के अंतर्गत है। आल्पस पर्वत, यूराल पर्वत, राकिश पर्वत, एंडीज पर्वत भी बलित पर्वत के अंतर्गत है। आल्पस यूरोप में, यूराल भी यूरोप में, जबकि राकिश और एंडीज देखें, राकी जो आपका है ये उत्तरी अमेरिका में और एंडीज जो है ये दक्षिण अमेरिका में पर्वत है। ये सारे बलित पर्वत हैं। बलित पर्वतों के निर्माण का अत्याधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की संकल्पना आधारित है। अभी हमने ऊपर देख लिया था प्लेट टेक्टोनिक्स क्या था। यानी प्लेट टेक्टोनिक्स को आप पूर्व के लेक्चर को आप कवर करके देख सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स को हमने ऊपर ही देखने का प्रयास किया था। शुरू में देखा था महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति संबंधी, तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत यही है और इसी सिद्धांत के आधार पर जो है बलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। या यूँ कह सकते हैं कि बलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक संकल्पना पर आधारित है। चलिए आगे इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड न करते हुए सीधे अब मेन पॉइंट पाते हैं इस नोट्स में। इसके बाद भ्रंशन को देख लेते हैं। फॉल्ट क्या होता है? भ्रंशन के कारण ही पृथ्वी भ्रंश या ब्लॉक पर्वतों और रिफ्ट घाटी या ग्रोबिन की उत्पत्ति होती है। यानी भ्रंशन के कारण पृथ्वी पर भ्रंश या ब्लॉक पर्वतों, अभी हमने बलित पर्वत को देखा, यानी बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन। इसके बाद ब्लॉक पर्वत जो होते हैं भ्रंश यानी फॉल्ट से बनते हैं। भ्रंश या ब्लॉक पर्वतों और रिफ्ट घाटी वो ग्रोबिन की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर बलित पर्वत को भी थोड़ी सी जानकारी के रूप में ऐड कर लेते हैं। तो देखें जो ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है, यानी इसका मध्य भाग जो है नीचे धंस जाएगा, मध्य भाग नीचे धंस जाता था, अगल बगल के भाग ऊंचे उठे रहते हैं, अगल बगल का भाग ऊंचा रहेगा, मध्य का भाग जो होगा वो नीचे धंस जाएगा, तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। यानी अगल बगल के भाग जो ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं, यानी बीच में ये धसा जो भाग यही रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल यानी इन पर्वतों के जो शीर्ष हो गए समतल तक किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल क्या है? इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वास्जेस यानी फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, यानी ये ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल हैं। और रिफ्ट घाटी भी समझ लेते हैं। तो देखें विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, यानी रिफ्ट घाटी हम देख रहे हैं जो कि ये बीच में धंसा हुआ भाग है। तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर के बेसिन से होती हुई जेम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। अब इसके बाद इसमें भूकंप या अर्थक्वेक को समझ लेते हैं जल्दी से। देखें भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति स्थान को भूकंप मूल यानी फोकस कहा जाता है। यानी भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति स्थान जहाँ इसकी ओरिजिन प्लेस से उसको भूकंप मूल या अर्थक्वेक फोकस कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर भूतल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंपी तरंगें सर्वप्रथम अधिकेंद्र पर ही महसूस की जाती हैं। यानी भूकंपी तरंगें सर्वप्रथम कहाँ महसूस की जाती हैं? अधिकेंद्र पर महसूस की जाती हैं। तथा सर्वाधिक विनाश इसी स्थान पर होता है, सर्वाधिक विनाश भी अधिकेंद्र पर ही होता है, इसको याद रखना है। भूकंपी तीव्रता को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। यानी भूकंपी तीव्रता यानी भूकंप कितनी तीव्रता का है उसको मापने वाला यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है। एग्जाम दृष्टिकोण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, यानी भूकंप की तीव्रता का जो है मापन रिक्टर स्केल पर होता है, यानी रिक्टर स्केल पर मापा जाता है और यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ है। आगे देखते हैं इसमें भूकंपों के प्रकार, यानी यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी ऐड कर लेते हैं, इसमें नहीं दिया था। तो यहाँ पर हमने देखा भूकंपी तीव्रता को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। और भूकंपों का अध्ययन यानी भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसमें सिस्मोग्राफी कहते हैं। यानी सिस्मोलॉजी जो होता है, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ यंत्र हुआ, तीव्रता स्केल रिक्टर स्केल है, और जो अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। भूकंपों के प्रकार में चलते हैं। तो भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, यानी पी मतलब प्राइमरी, एस सेकेंडरी, और यल जो इसमें होता है ये यल वेव्स,
यल वेव्स का मतलब यहाँ पर जो होता है रे लाइट, या इसको लव वेव्स, यल इसमें लव वेव्स के नाम से भी या रे लाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आगे इसमें देखते हैं। पी तरंग यानी प्राथमिक वेव्स या प्राइमरी वेव्स है। संचरण ध्वनि तरंग के समान, संचरण ध्वनि तरंग के समान तथा ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है। इस तरंग की गति ठोस में सर्वाधिक होती है, यानी पी जो तरंग है ये तीनों माध्यम में चलेगी, ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में, लेकिन इसमें ठोस में सर्वाधिक गति पी तरंग की होगी, प्राइमरी वेव्स की होगी। यस तरंग देखें, सेकेंडरी वेव्स वेग पी तरंग की अपेक्षा कम होता है, यानी सेकेंडरी का जो वेग होगा पी तरंग की अपेक्षा कम होगा, था यह केवल तरंग ठोस माध्यम चलती है, यानी केवल सॉलिड में चलेगी। यल तरंगों के बारे में देखें तो संचरण केवल धरातली भाग पर, यानी ये केवल धरातल पर होगा, केवल धरातली भाग पर बेस यानी वेग सबसे कम होता है, यानी इसका वेग सबसे कम होता है। धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती है, यानी धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती है। यह तरंग जल से होकर भी गुजरती है। ये सर्वाधिक विनाशक तरंग है यल तरंग। इसको थोड़ा और विस्तार कर लेते हैं, यानी यस तरंग को हमने यानी पी तरंग से इसको यानी प्राइमरी वेव से इसको सुनने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स ये तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है, प्रत्येक माध्यम के ठोस, द्रव, गैस तीनों से होकर गुजरती है। इसकी औसत गति 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। इसके बाद सेकेंडरी वेव्स देखें तो इसकी औसत गति को समझ लेते हैं। तो ये औसत वेग इसका 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, इसका 8, इसका 4। और जो यल तरंग है इसका सबसे कम होता है, यानी 1.5 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर पर सेकेंड तक इसका वेग होता है। और हमने देखा कि यह केवल ठोस माध्यम में, ये तीनों माध्यम में चलती है, और यह भी तीनों माध्यम में सर्वाधिक इसमें गति ठोस में होती है। और सबसे विनाशक जो है एल तरंग होती है। यल तरंग का मतलब इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से जाना जाता है, यानी यल इसमें जो है लव से भी इसका प्रतीक है। अन्य नाम आर वेव्स या रे लाइट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं भूकंपों के प्रकार या टाइप ऑफ अर्थक्वेक देख लेते हैं। तो भूकंप के प्रकार में ज्वालामुखी भूकंप है, विवर्तनिक भूकंप है, पाताली भूकंप है, समअस्थित भूकंप है और बीतली भूकंप है। तो सबसे पहले आप ज्वालामुखी को इसमें वेल्केनो को समझ लेते हैं। जब ठोस व पिघले सैल तथा गैसें पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलकर धरातल पर आती हैं तो यह प्रक्रिया ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। इसको अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं कि भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ यानी लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदलता है, इसे सिंडर कहते हैं। उद्गार से निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा देखें प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा शांत ज्वालामुखी होती है। तो इसमें चलते हैं, यानी और सक्रिय ज्वालामुखी में स्ट्रावेली है जो भूमध्य सागर के सिसिली में उत्तर में लिपारी द्वीप अवस्थित है। इससे सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, इससे आसपास का प्रकाश प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं। तो ज्वालामुखी की डेफिनेशन हमने वोल्केनो देख लिया। इसके बाद मैग्मा देखते हैं। ये पिघले हुए सिलिकेट होते हैं, यानी मैग्मा क्या है, ये पिघले हुए सिलिकेट होते हैं जो निचले क्रस्ट से ऊपरी प्रवाह मेंटल में कुछ निश्चित दिशाओं में निर्मित होते हैं। यह पूर्णतः तरल न होकर, यानी मैग्मा जो होते हैं पूर्णतः तरल न होकर तरल, ठोस एवं गैस का संयोजन होता है। लावा 2 प्रकार का होता है। अम्लीय लावा को देखते हैं। इसमें सिलिका की मात्रा 75% से अधिक होती है। यह लावा काफ़ी गाढ़ा और चिपचिपा होता है। पैठिक लावा, दूसरा लावा पैठिक लावा, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। यह लावा पतला होने के कारण दूर तक बकर फैल जाता है। टफ देखें तो धूल और राख, लैपली आदि के जमा होने से बनने वाली चट्टान को टफ कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली गैसें, यानी ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली गैसें क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, ये नाइट्रोजन के यौगिक होगा। सल्फर यौगिक था, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, क्लोरीन व आर्गन शामिल होते हैं। यानी इसमें नाइट्रोजन के यौगिक होंगे, सल्फर के यौगिक हैं, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन भी होगा, क्लोरीन और आर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली गैसें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी यानी सक्रिय एक्टिव वोल्केनो को हमने पूर्व में देखा, लेकिन यहाँ देखें यह उद्गार के आधार पर इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। उदाहरण इटली का एटना, स्ट्राबोली व हवाई द्वीप का मनालोवा था। स्ट्राबोली भूकंप सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। हमने इसमें देख लिया था कि स्ट्राबोली भूमध्य सागर से
भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी देखें तो ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जो उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं। उदाहरण इटली का विसुवियन, इंडोनेशिया का क्राकोतोवा, जापान का फ्यूजियामा आदि। अंडमान निकोबार का नारकोंडम ज्वालामुखी भी प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत है। यानी अपने देश भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ नारकोंडम जो ज्वालामुखी वही प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त का मतलब समझने का प्रयास करें तो प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? इसका मतलब यह होता है कि जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। यानी कभी भी उद्गार हो सकता है, लेकिन निकट अतीत में इसमें उद्गार नहीं हुआ है, प्रसुप्त है। और इसके बाद देखें प्रसुप्त जो है, इसके एग्जाम्पल के रूप में हमने देख ही लिया कि है। इसके बाद मृत या शांत ज्वालामुखी देखते हैं, जिसमें निकट अतीत में पुनः उद्गार नहीं हुआ है। जिनमें निकट अतीत में पुनः उद्गार नहीं हुआ है, उदाहरण के लिए म्यांमार या बर्मा का माउंट पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, ईरान का कोशुंतार आदि जो है मृत या शांत ज्वालामुखी हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और उसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो, यानी इसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं रहती है। और एग्जाम्पल हमने देख लिया, को सुल्तान एवं देवबंद ईरान में, पोपा म्यांमार में, किलिमंजारो अफ्रीका में, चिमराजो दक्षिण अफ्रीका में है। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश, यानी कुल जो सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग जो है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और हमने देखा जो सर्वाधिक ज्वालामुखी है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित हैं। और तटों में सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर तटीय भाग में जो है कुल सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती हैं। अब आगे इसमें देख लेते हैं, ज्वालामुखियों का वितरण देख लेते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, यानी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में ज्वालामुखियों का वितरण है। इस क्षेत्र में विश्व के 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी को अग्नि वलय, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। आगे इसमें देखते हैं तो ये मध्य महाद्वीपीय पेटी में आइसलैंड के हेक्ला पर्वत से मध्य महाद्वीपीय पेटी का आरंभ होता है। आइसलैंड से यह मेखला स्कॉटलैंड होते हुए कनारी द्वीप पहुंचती है। पहली शाखा इसमें देखें तो अटलांटिक महासागर होती हुई पश्चिमी द्वीप समूह तक जाती है, तब दूसरी शाखा की एक उपशाखा अफ्रीका चली जाती है। दूसरी मुख्य शाखा स्पेन इटली होते हुए काकेशिया पहुंचती, जहां से हिमालय के साथ साथ म्यांमार तक विस्तृत हो जाती है। मध्य महासागरीय पेटी के अंतर्गत देखें तो इस पेटी में ज्वालामुखियों का वितरण किसी निश्चित एवं क्रमबद्ध पेटी में नहीं मिलता है। विश्व के 10% ज्वालामुखी इस पेटी के अंतर्गत स्थित हैं। पूर्वी अफ्रीकी पेटी में देखें तो इस पेटी का उल्लेख मध्य महासागरीय पेटी के अंतर्गत भी किया गया है। इससे मध्य महाद्वीपीय पेटी का अफ्रीकी विस्तार मान को उल्लेखित किया जा सकता है। नोट इसका देखें तो अफ्रीका में स्थित प्रमुख ज्वालामुखी देखें तो निरागोंगो रिपब्लिक ऑफ कांगो में है, किलिमंजारो तंजानिया में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्य क्षेत्र को इसमें देखें तो उपरोक्त पेटियों के अलावा ज्वालामुखियों का वितरण पूरे विश्व में यत्र तत्र बिखरे हुए क्षेत्रों जैसे मॉरिशस, कमोसे, रियूनियन द्वीपों में शांत ज्वालामुखी स्थित है। यानी शांत ज्वालामुखी या इसको मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी जो रियूनियन द्वीपों में शांत ज्वालामुखी यानी मृत ज्वालामुखी, या यूँ कह सकते हैं कि इसमें पुनः उद्गार होने की संभावना, निकट भविष्य में उद्गार होने की संभावना नहीं रहती है। अपक्षय देखें, चट्टानों के अपने स्थान पर कमजोर होकर टूटने तथा विखंडित होने को अपक्षय कहते हैं। जैसे चट्टान धरातल पर अनावृत होकर मौसमी प्रभावों से प्रभावित होते वैसे प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अपक्षय अपर्दन के लिए सामग्री प्रदान करता है। अपर्दन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी है। अपर्दन क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों के परिवहन किससे होता है? नदी से, हिमानी से, वायु से, भूमिगत जल यानी भूमिगत पे होता है, जल होता है तथा सागरी लहर आदि द्वारा जो है इसका परिवहन होता है तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ एवं उनके द्वारा कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है अपर्दन के अंतर्गत। अपर्दन के प्रमुख कारक देखते हैं तो भूमि है, नदी यानी भूमिगत जल है, सागरी जल है, हिमानी है, परिहिमानी है और पवन है यानी वायु है। नदी द्वारा निर्मित
अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ यानी नदी द्वारा जो है अपरदन से कौन कौन से स्थलाकृतियाँ बनती है उसको देख लें। अपरदन के फलस्वरूप नदियों द्वारा निम्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है। वी आकार की घाटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी निर्मित क्रमशः सिंधु से जो भी घाटी, सिंधु नदी से जो भी घाटी निर्मित है उसको सिंधु गार्ज कहते हैं। सतलज से जो भी घाटी का निर्माण होता है शिवकिला गार्ज कहते हैं। ब्रह्मपुत्र से जो निर्मित होता है देहांग गार्ज के लिए देहांग गार्ज नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद देख लेते हैं यू आकार की घाटी या कैनियन को देखते हैं। यू आकार घाटी को कैनियन नाम से भी जाना जाता है। ये घाटियाँ हिमनद की प्रक्रिया से बनती हैं, यानी ये घाटियाँ हिमनद की प्रक्रिया से बनती हैं। यू आकार की घाटियों को उदाहरण दुनिया भर के पहाड़ी क्षेत्र में पाए, जैसे उदाहरण के स्वरूप कनाडा का ग्रोस मॉर्ने नेशनल पार्क में पश्चिमी ब्रुक तालाब एक प्रसिद्ध घाटी है। यू आकार की घाटी, ध्यान रखना है कि यह हिमनद से बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी आकार घाटियाँ हमने देखा कि ये नदियों से बनती है, जिससे महत्वपूर्ण सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र से बनी। और यू आकार घाटियाँ जो है वह हिमनद की प्रक्रिया से बनती है। आगे देखें नदी विसर्प को देख लेते हैं। नदी विसर्प मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा एस आकार की होती है। नदियों का ऐसा घूमना अधिक अवसादी बोझ के कारण होता है। भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को देख लेते हैं। तो इसमें भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं? तो उत्स्रुत, कुआं, गीजर, घोल रंध्र, डोलाइन, काष्ठ झील, युवाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेमाइट, लैपीज, ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सागरी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ देखें तो इसमें सर्फ वेला है, चली है, तंगरिका है, पोलिन है, यानी पोलिन जो है ये याद रखना है कि सागरी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। हुक है, लूप है, टुम्बोलो है। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सर्क याद रखना है कि सर्फ है और ये सर्क है। टार्न, अरेंट, हान, नुनाटक, फियोर्ड, ड्रमलिन, कीम, एस्कर। पौन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को देखें तो ज्यूगेन, यारडंग, सेलवर्ग, छत्रक, प्लेया, लैगून, बरखान, लोयस। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ देखें समुद्री भृंगु, भुजिया, लैगून झील, याद रखना लैगून झील समुद्री द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, लैगून झील को याद रखना। और यहाँ पोलिन को भी याद रखना, पोलिन सागरी जल द्वारा है और समुद्री तरंग और सागरी जल में ये पोलिन है। और यहाँ जो है लैगून झील है। रिया तट भारत का पश्चिमी तट है। स्टैक डालमेशियन यूगोस्लाविया का तट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम स्टूडेंट्स हैं।